Fine. Okay. Termination, ending process is called ending of translation, है ना। जैसे ही मशीनरी मीट करेगा 3 स्टॉप कोडन्स को स्टॉप हो जाना है। विद द हेल्प ऑफ रिलीज फैक्टर एंड जीटीपी, रिलीज फैक्टर यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, है ना। सबका सब यूनिट खत्म हो जाएगा और पॉलीपेप्टाइड मूव कर जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मॉडिफिकेशन के लिए। हाँ जी बोलो। हाँ क्या बोल रहे थे? फिर क्या बताया देगा, फिर बताइएगा। एम्बिगुअस कोडन। हाँ एम्बिगुअस कोडन, एम्बिगुअस कोडन कहने का मतलब होगा स्पेसिफिक कोडन। स्पेसिफिक है मींस एक कोडन सिर्फ और सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, है ना। कोडन्स के लिए हम लोग बोलते हैं नॉन, द कोडन्स आर नॉन एम्बिगुअस, ये शब्द यूज किया जाता है। कोडन्स की प्रॉपर्टी में यूज करते हैं हम लोग नॉन एम्बिगुअस, मतलब स्पेसिफिक। नॉन एम्बिगुअस कहने का मतलब एक कोडन कोड करेगा सिर्फ और सिर्फ एक अमीनो एसिड के लिए, ये हो गया नॉन एम्बिगुअस। और एम्बिगुअस का मतलब सिर्फ पूछोगे तो हम बताएंगे भैया ऐसा प्रॉपर्टी जो कि तुम्हारा एम्फो की तरह, एम्फीबियंस की तरह, एम्फोटेरी की तरह, एम्फीपैथिक की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा, है ना। एम्फी शब्द का मतलब क्या होता है? जिसके पास डुअल नेचर होता है, डुअल प्रॉपर्टी होता है। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से क्या समझते हो? एम्फीबियंस से जो पानी में भी रहे, जमीन पे भी रहे, है ना। तो एम्बिगुअस कहने का मतलब, यदि एम्बिगुअस हम कहते हैं तो मतलब ये होता, एम्बिगुअस का मतलब ये होता, फॉर एग्जाम्पल यू, है ना। यू जनरली कोड्स फॉर फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, है ना। ये तो हो गया नॉन एम्बिगुअस प्रॉपर्टी, है ना। यदि एम्बिगुअस होता तो हम ये बोलते हैं कि यू कोड कर रहा है लाइसिन के लिए भी, तब हम कहते हैं कि यू इज अ एम्बिगुअस कोडन, एम्बिगुअस कोडन है ये। अब फाइन। तो सिर्फ नॉन एम्बिगुअस बोलते हैं ना, क्योंकि वहां तो दो दो हाँ को नॉन एम्बिगुअस कहने का मतलब होता है AMBIGUIS। एम्बिगुअस कहने का मतलब दो मतलब एक ही प्रॉपर्टी शो करना, दो प्रॉपर्टी शो करना। देखो वो फिनाइल समझ गया। एलानिन को भी सिंथेसाइज कर सकता है, लाइसिन को भी। हम कहेंगे कि यूई एम्बिगुअस कोडन है, ओके। नॉन एम्बिगुअस कहने का मतलब, मतलब एक ही चीज कर हाँ सकता है। नॉन एम्बिगुअस कहने का मतलब स्पेसिफिक, कहने का मतलब होगा स्पेसिफिक, जैसे है ना। जीओजी मतलब मेथानिन को भी करता है। हाँ कौन सा? GUG, जी। ये मिथोनिन के लिए कोड कर रहा है। नॉर्मली ये किसके लिए कर रहा है जी? वेलिन। वेलिन के लिए ना। सो नॉर्मली ये वेलिन के लिए कर रहा है, लेकिन ये पहला पोजीशन पे प्रेजेंट रहे, फर्स्ट पोजीशन ऑफ mRNA पे रहे, देन इट कैन कोड फॉर व्हाट? मिथोनिन। तब हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस GUG इज अ एम्बिगुअस कोडन। सिर्फ GUG के पास ही एम्बिगुअस प्रॉपर्टी है। एम्बिगुअस कहने का मतलब नॉट अ स्पेसिफिक, ये वेलिन के लिए भी कोड कर रहा है और मिथियोनिन के लिए भी कोड कर रहा है। मींस GUG is not a non-ambiguous codon, it is a ambiguous codon। समझ में आया? एम्बिगुअस का मतलब होता है डुअल प्रॉपर्टी शो करना, डुअल नेचर शो करना। तो कोडन्स के पास तो ऐसा प्रॉपर्टी है नहीं ना कि एक कोडन दो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स, दो अलग अलग एमिनो एसिड को कोड कर दे। ऐसा होगा तब तो हम लोग प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे यार। कोडोन्स के बेसिस पे हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे कौन सा अमीनो एसिड आएगा, है ना। सो सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, बताए होंगे हम, GUG एंड GAG, सॉरी गुग के बारे में बताए होंगे। वलीन और मिथोनिन कोड कर सकता है, कब कब करेगा ये भी बताया है ना। बताया ना कोडोन्स आर स्पेसिफिक यूनिवर्सल, उस सेक्शन में बताए होंगे मतलब क्या होता है इसका, है ना। ठीक है, तो एम्बिग्यूअस शब्द यूज करो या फिर स्पेसिफिक शब्द यूज करो, ठीक है। नॉन एम्बिग्यूअस शब्द यूज करे या फिर स्पेसिफिक शब्द यूज करे, योर विश। फाइन फाइन। यस सर।
ठीक है, और कुछ डाउट होगा क्लियर अप कर लेंगे। ट्रांसलेशन खत्म होता है, ट्रांसलेशन से रिलेटेड कुछ कुछ टॉपिक्स है वो हम बताएंगे अभी। कम ऑन गो थ्रू ट्रांसलेशन वंस। वीडियो कल देखे थे, वीडियो देखे थे? यस सर। ओके, समझ में आया होगा कुछ कुछ तो समझ में आया ही होगा। बहुत अच्छा प्रोसेस है। बहुत अच्छा प्रोसेस है ना ट्रांसलेशन का, फाइन है ना। तो जो इंटरेस्टेड है वो कैसे भी करके सीख लेगा, जो नहीं है उसको कितना भी करो वो सीखेगा नहीं। यदि जो ज्यादा तेज है वो एक बार भी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, है ना। तो तेज लोग बहुत कम होते हैं, है ना। ठीक है, हम आगे बढ़े। Shall I move? Yes, आगे sir. बढ़ते हैं हम, ठीक है। लेट मी शेयर दिस फर्स्ट, नहीं तो नहीं हो पाएगा ये। नया पेज से स्टार्ट करते हैं। इनहिबिटर्स ऑफ ट्रांसलेशन, है ना। ट्रांसलेशन का इनहिबिटर्स देखते हैं, उसके बाद हम जिक्र करेंगे इसके बारे जीन रेगुलेशन के बारे में। फाइन। अरे यार ये दिक्कत होता है इसमें। ये हो जाएगा कौन सा लेक्चर नंबर? 12/6/12। इनहिबिटर के बारे में बता दूं मैं। इनहिबिटर ऑफ ट्रांसलेशन कौन से प्रोसेस है, कौन से केमिकल्स ये ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर सकते हैं, है ना। कुछ केमिकल्स होते हैं जो ट्रांसलेशन को इनहिबिट करते हैं, देखते हैं और वो इनहिबिशन कहाँ कहाँ हो रहा है। फाइन। तो कुछ केमिकल्स का नाम दे रहा हूं मैं, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, इनहिबिट करता है अमीनो एसिड, ओके, अमीनो एसाइल टीआरएनए टू राइबोसोम, है ना। ट्रांसफर को इनहिबिट करेगा ये। फाइन। inhibits binding of amino acyl tRNA to ribosome, है ना। टेट्रासाइक्लिन को डाल देंगे यदि, तो क्या हो जाएगा? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए होगा ही नहीं, या फिर बोल सकते हैं चार्ज टीआरएनए, पहला स्टेटमेंट नहीं होगा। चार्ज टीआरएनए राइबोसोम के साथ अटैच्ड ही नहीं होगा, है ना। टेट्रासाइक्लिन का यदि प्रयोग करते हैं हम लोग ट्रांसलेशन के दौरान। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन देखते हैं क्या फर्स्ट स्टेप इनहिबिट था ना, करता है। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो हाँ एसिड। एक्टिवेशन होगा, एक्टिवेशन हो जाएगा यहाँ पे, चार्जिंग भी हो जाएगा टीआरएनए का, है ना। अब टीआरएनए और आरआरएनए आपस में इंटरेक्ट करेंगे, बाइंड करेंगे,
है ना, mRNA पे आने के बाद वही नहीं स्टेप हो पाएगा। टेट्रासाइक्लिन यदि डाल देंगे हम, अमाइनो एसिटाइल है क्या? अमीनो असाइल, अमीनो असाइल, अमीनो असाइल tRNA, अमीनो असाइल tRNA याद करेंगे जब हम लोग एक्टिवेशन कर रहे थे तो किस प्रोसेस में था। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन देखते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या काम कर रहा है। ठीक है, ये इनिशिएशन को गड़बड़ करता है, इनहिबिट्स initiation of translation, initiation of translation and causes misreading. नेक्स्ट देखते हैं क्लोरामफेनिकोल, inhibits peptide transferase activity. Inhibits peptidyl transferase activity. Fine. ओके, कहने का मतलब ये इनहिबिट करेगा 23S RNA को और 28S RNA को, है ना। 28S 23S RNA is inhibited. फाइन, ये इसको इनहिबिट करेगा। देखते हैं एरिथ्रोमाइसिन किसको इनहिबिट करेगा। एरिथ्रोमाइसिन inhibits translocation of mRNA along ribosome. Inhibits translocation mRNA ओवर, या फिर ये ज्यादा सही रहेगा राइबोसोम ओवर mRNA। फाइन, और आखिरी में देखते हैं एक और नियोमाइसिन। inhibits interaction between tRNA and mRNA. Interaction between tRNA and mRNA. ठीक ना, कोई दिक्कत बताएंगे, जहाँ पे समझ में दिक्कत हो रहा होगा बताएंगे। सर inhibits interaction between tRNA and mRNA है। inhibits interaction, interaction INTERACTION, इंटरैक्शन मतलब टीआरएनए और एमआरएनए को इंटरैक्ट करने ही नहीं देगा, दोनों का आपस में जुड़ने ही नहीं देगा, है ना। जैसे कि ये रहा, दिस इज एमआरएनए, है ना, ये टीआरएनए भाई साहब यहाँ पे चार्ज होके इंतजार कर रहे थे कि हमें जाके बाइंड करना है एमआरएनए के साथ, है ना। तो ये होने ही नहीं देगा, ये प्रोसेस होगा ही नहीं यदि हम यहाँ पे डाल देंगे नियोमाइसिन, नियोमाइसिन केमिकल डाल देंगे तो ये हुआ इसका मतलब। ट्रांसलोकेशन हम लोग इलोंगेशन हाँ, वाला फेज में इलोंगेशन को बोल ही रहे हैं। ट्रांसलोकेशन कह रहे हैं। ट्रांसलोकेशन कहने का मतलब इलोंगेशन वाले को ही कह रहे थे, है ना। इलोंगेशन स्टेप हो रहा था ना, उसी को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। फाइन, ट्रांसलोकेशन वाले प्रोसेस को ही कहते हैं ना। सॉरी, ट्रांसलेशन बोल रहा हूँ, इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या हो रहा था, राइबोसोम एक एक कोडोन आगे की तरफ बढ़ रहा था ना,
मतलब राइबोसोम ट्रांसलोकेट कर रहा अपने आप को mRNA के ऊपर टुवर्ड्स 3 प्राइम। फाइन, समझ में आ गया? समझ में आया? यस सर। ओके गुड, फाइन। सो चलिए टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं, ट्रांसलेशन 100% खत्म हुआ। नाउ आई एम गोना डिस्कस जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन कहने का मतलब हम किस तरीके से जीन को कंट्रोल तरीके से रेगुलेट करवा सकते हैं। जब हमारा मन करेगा तब हम चाहेंगे कि जीन रेगुलेट करे, एक्सप्रेस हो, रेगुलेट करे मतलब एक्सप्रेस हो। जब चाहे कि बंद हो जाए, प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाए, तो बंद हो जाना चाहिए, है ना। तो जीन रेगुलेशन कहने का मतलब जीन को कंट्रोल करना, कब सिंथेसिस होना है प्रोटीन का, कब सिंथेसिस नहीं होना है प्रोटीन का, है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे जीन रेगुलेशन। एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर लेना, कम करना है, ज्यादा करना है, एकदम रोक देना है, रैपिड करना है ना, इसको कहते हैं हम लोग जीन रेगुलेशन। दूसरा हेडिंग में भी स्टडी कर सकते हैं इसको हम लोग, लाइक रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। फाइन। हाँ चलिए, इसका डेफिनेशन कह दे रहे हैं। इट मींस, इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन नहीं, इसका मतलब समझा दे रहा हूँ। इट मींस controlling the expression of gene controlling the expression of gene as per the requirement of सेल। ठीक ना, सेल जैसा डिमांड करेगा उसी तरीके से हम उसी तरह हम नहीं, सेल करता है, ठीक ना, जीन को रेगुलेट करेगा। ओके, ठीक है। तो जीन का रेगुलेशन कितने स्टेप पे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जीन कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सिंथेसिस कर रहा था, ठीक है, कर रहा है, लेकिन कुछ समय बाद उस प्रोडक्ट का काम नहीं है, उस प्रोडक्ट का अब सिंथेसिस रोकना है ना। तो हम कितने स्टेप पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सिंथेसिस को रोक सकते हैं, वो भी एक प्रकार का कंट्रोल ही हो गया, है ना। जैसे कि मान के चलो, यदि मैं हाँ अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। यू गाइस हैव ऑर्डर्ड समथिंग, है ना, आपने बुक ऑर्डर करना है फॉर एग्जांपल अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से। ओके, आपके पास नेबर से बुक मिल गया, किताब वो मिल गया, है ना। तो आप उस ऑर्डर को कैंसिल कितने स्टेप्स पे कर सकते हैं। डिस्पैच हो गया, उस समय कैंसिल कर सकते हो, है ना। आपके स्टेट में आ गया, उस समय भी कैंसिल कर सकते हो। आपके डिस्ट्रिक्ट में आ गया, उस समय भी कैंसिल कर सकते हो। डिलीवरी के लिए आउट हो रखा है, उस समय भी फोन करके कैंसिल करवा सकते हो। तो आपने अपने प्रोडक्ट को रेगुलेट किया, कंट्रोल किया बहुत सारे जगहों पे। क्यों किया? क्योंकि आपको उस पर जरूरत नहीं है ना। तो इस तरीके से किसी प्रोडक्ट को आप जल्दी मंगवा भी सकते हो, है ना। थोड़ा पैसा पे करना पड़ेगा ज्यादा, तो कंट्रोल कर रहे हो आप चीजों को। उसी का तरह जीन एक्सप्रेशन भी कंट्रोल किया जा सकता है ना। तो कंट्रोल करने के लिए बहुत भारी मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे हम स्टेप्स बता रहे हैं जहां पर ज्यादातर जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाता है। फाइन। Gene regulation can be controlled by or controlled at several stages. Can be done at several steps. सबसे पहला such ठीक ना, पहला
at transcriptional level. है ना, ट्रांसक्रिप्शन होने ही नहीं देंगे या होने देंगे, पहला चीज। दूसरा, एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ट्रांसक्रिप्शन हो गया है ना, उसके बाद हम रोकना चाह रहे हैं तब भी रोक सकते हैं हम, ठीक ना। सो इट कैन बी रेगुलेटेड एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल। फाइन, इसको हम रोक सकते हैं एट कैपिंग स्टेप, कैपिंग स्टेप होने नहीं देंगे, एट पॉली ए टेलिंग स्टेप, ठीक ना, एट स्प्लाइसिंग लेवल, ठीक ना। इतने सारे लेवल पे हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या होगा, mRNA ट्रांसपोर्ट लेवल, mRNA ट्रांसपोर्ट लेवल मतलब न्यूक्लियस से हम mRNA को बाहर निकलने ही नहीं देंगे, नॉट अलाउइंग mRNA to move to कहाँ, साइटोप्लाज्म। फाइन। 4 ट्रांसलेशनल लेवल, ट्रांसलेशनल लेवल, ट्रांसलेशन लेवल, ट्रांसलेशन होने नहीं देंगे, है ना। अभी अभी हमने जितना एंटीबायोटिक्स या केमिकल का नाम लिया है वो सब डाल देंगे, ट्रांसलेशन नहीं होगा। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन लेवल, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन लेवल, है ना, इस लेवल पे रोक सकते हैं हम लोग। सर उसमें कैपिंग स्टेप क्या है? कैपिंग, कैपिंग का मतलब 5 डेज कैपिंग, 5 डेज कैपिंग, कैप कर रहे थे ना, याद करो, ग्वानिन का एडिशन करवा रहे थे हम लोग 5 डेज पे, याद आया? यस सर। इतने सारे जगहों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे फेमस है आपका ये वाला जेनेटिक ऑरिजिन रेगुलेशन एट ये ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ट्रांसक्रिप्शन ही होने नहीं देंगे, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा तो ट्रांसलेशन वगैरह आगे की ओर बढ़ सकता है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या क्या है? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहने का मतलब जो पॉलीपेप्टाइड बना है साइटोप्लाज्म में उसको जाना होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, है ना। अनवांटेड अमीनो एसिड को काट के हटाया जाएगा, है ना, कुछ कुछ उसके अंदर, है ना, क्या बोलेंगे, दूसरे अमीनो एसिड का एडिशन होता है, नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड का एडिशन होता है। याद करो, बायोमॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में बताए थे, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड सिर्फ 21-22 है, लेकिन फंक्शनल प्रोटीन में हमारे शरीर के अंदर 100 से भी ज्यादा अमीनो एसिड एग्जिस्ट करता है। तो कैसे एग्जिस्ट करता है, बहुत सारे अमीनो एसिड ऐसे हैं जो ट्रांसलेशन के बाद, है ना, मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के दौरान एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आने के बाद ऐड होते हैं ना। अब अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, उसके अंदर ग्लूकोज का एडिशन होगा, फैट का एडिशन होगा ना, ग्लाइकोप्रोटीन बनाना है तो कार्बोहाइड्रेट का एडिशन होगा, है ना, लाइपोप्रोटीन बनाना है तो लिपिड का एडिशन होगा अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड के ऊपर। तो मॉडिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ? यस, है ना, इस तरीके से। और कुछ पूछना चाहेंगे? हेलो, ठीक है,
ठीक है, पूछेंगे और कुछ पूछेंगे? हाँ, करो। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े हम। यस सर। ओके, चलिए यहाँ पे हम बोले थे ना, यहाँ पे हम लोग को एक चीज पढ़ना है डिटेल में, दैट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, है ना। बस इसी के बारे में पढ़ना, पहला पॉइंट के बारे में डिटेल में पढ़ना है। फाइन, ओके। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन at transcriptional है ना, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, है ना। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे हम लोग तो है ना। चलिए एक वेट ए मिनट, ठीक है, थोड़ा रुकेंगे। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसलेशनल लेवल, एक हाइपोथेसिस दे रहे हैं हम, दैट इज जीन बैटरी मॉडल, है ना। एक हाइपोथेसिस दे रहे हैं, जीन बैटरी मॉडल समझाते हैं आप लोग को, है ना। जीन बैटरी मॉडल में छोड़िए, मोटा मोटी हम आप लोग को समझा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज डीएनए, ओके, ये डीएनए है। ओके, तो इस डीएनए पे कुछ कुछ सेगमेंट्स होते हैं, डीएनए पे कुछ कुछ सेगमेंट्स होते हैं, जैसे कि रेगुलेटर होते हैं, प्रोमोटर होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, है ना। रेगुलेटर, प्रोमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। फाइन, यहाँ पे हम इसके बारे में बता चुके, आप लोग को ऑपरेटर के बारे, प्रोमोटर के बारे में भी बता चुके हैं। फाइन, रेगुलेटर क्या होते हैं इसके बारे में जानना है। ऑपरेटर इज नॉट मच इम्पोर्टेंट, है ना। सो एक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट थे, दैट इज ब्रिटन एंड डेविडसन, है ना। इन्होंने एक मॉडल दिया था, दैट इज कॉल्ड जीन बैटरी मॉडल, जीन बैटरी मॉडल, ठीक है। जीन बैटरी मॉडल ये बताता है कि एक पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट्स में बहुत सारे सेगमेंट्स, छोटे छोटे सेगमेंट्स होंगे ना। वो सेगमेंट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीन एक्सप्रेशन में, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन में, जिस, ठीक ना। जीन बैटरी मॉडल बताते हैं हम, जीन बैटरी, ठीक है, जीन बैटरी मॉडल गिवन बाय बर्टन एंड डेविडसन। क्वेश्चन आता है जीन बैटरी मॉडल किसने दिया था, तो आपको नाम देना पड़ेगा साइंटिस्ट का, ठीक है। जीन बैटरी मॉडल गिवन बाय ब्रिटन एंड डेविडसन, ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं इसका क्या स्टेटमेंट इन्होंने दिया था। अकॉर्डिंग टू देम a segment of gene has subgene
which functions together to achieve a particular goal। ठीक ना। दीज जैसे कि मैंने बताया जीन सेगमेंट है, उस पर क्या क्या चीजें रहेंगी, रेगुलेटर रहना है, प्रमोटर रहना, ऑपरेटर रहना, स्ट्रक्चरल जीन रहना, ठीक ना। सब साथ में मिलकर काम करेंगे और पार्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड को सिंथेसाइज करेंगे, है ना। ये सब जीन्स क्या होते हैं, सब जीन में प्रेजेंट रहेगा, सारे जीन में प्रेजेंट रहेंगे ये सब जीन्स। सब जीन्स आर, ठीक है, रेगुलेटर, है ना, इनहैंसर, इनहैंसर, रेगुलेटर हो गया, इनहैंसर हो गया, ऑपरेटर हो गया, प्रोमोटर हो जाएगा, स्ट्रक्चरल जीन्स हो जाएंगे, etc और भी कुछ कुछ हो सकता है ना। सो जीन बैटरी, बैटरी का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है ना। देखो यहाँ पे हम बना रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। फाइन, इस तरीके से ये बैटरी हो गया, है ना। और ये बैटरी अलाइन है आपके डीएनए पे। फाइन, दिस इज डीएनए। तो ये जो बैटरी होंगे, बैटरी रिप्रेजेंट करेगा सब जीन, जैसे कि रेगुलेटर हो गया, है ना, रेगुलेटर हो गया, प्रोमोटर होगा, ऑपरेटर होगा और स्ट्रक्चरल जीन होंगे, है ना। तो लग रहा है ना बैटरी का तरह अरेंज है ये सब सेगमेंट्स। फाइन, चलिए बता रहे हैं, सबका फंक्शन बता रहे हैं। रेगुलेटर है ना, जो रेगुलेटर है ना, ये प्रोटीन बनाएगा। दैट प्रोटीन में बी पॉजिटिव प्रोटीन और नेगेटिव प्रोटीन, है ना। पॉजिटिव प्रोटीन बोलेंगे जब प्रोसेस को करवाएगा, है ना, हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट को बनाने में मदद करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूसर, है ना, इनहैंसर्स या फिर प्लस प्रोटीन, पॉजिटिव प्रोटीन, ये सब हम बोल सकते हैं, है ना। रेगुलेटर जीन यदि कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जिसके चलते हमारा प्रोसेस हाल्ट हो जाएगा, तो उसको हम लोग इनहिबिटर बोलेंगे, है ना, उसको इनहिबिटर बोलेंगे। रेगुलेटर क्या होगा, इट इज अ जीन सेगमेंट, है ना, जीन सेगमेंट है which can be inducer, ठीक ना, which can be inducer और inhibitor, है ना। इनहिबिटर भी हो सकता है या फिर इंड्यूसर भी हो सकता है। फाइन सर फॉर ये हो व्हाट? सकता है, ठीक है, प्रोसेस के लिए, ठीक है। इनहिबिटर कहने का मतलब इनहिबिटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक ना। फॉर व्हाट, फॉर, ठीक ना, इनहिबिटर फॉर, इनहिबिटर फॉर ट्रांसक्रिप्शन, है ना, इनहिबिटर फॉर ट्रांसक्रिप्शन।
ये हो जाएगा इन एक्टिवेटर 4, एक्टिवेटर फॉर ट्रांसक्रिप्शन। फाइन है ना, समझे? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया रेगुलेटर। प्रमोटर, प्रमोटर के बारे में तो बता ही चुका हूं मैं पहले भी, है ना। प्रमोटर क्या करता है? प्रमोटर एंड ऑपरेटर दोनों एक साथ कर देता हूं, ठीक है। प्रमोटर ऑपरेटर का काम होता है आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने के लिए जगह दे, एंड ऑपरेटर, फाइन, ठीक है। प्रोवाइड्स space for the binding of RNA polymerase, फाइन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल जीन क्या है ना। स्ट्रक्चरल जीन के पास वो मैसेज होगा जो कि फाइनली डिकोड होना है किसमें? प्रोटीन के फॉर्म में, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन एक्चुअली will decode into polypeptide, ठीक है, फाइन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया हाइपोथेसिस खत्म। नाउ आई एम गोना डिस्कस यू लेक ऑपेरॉन, है ना। हम गोना डिस्कस यू ऑपेरॉन के बारे में। ऑपेरॉन सिस्टम, ठीक है। ऑपेरॉन सिस्टम, ऑपेरॉन सिस्टम का मतलब ही होता है कि डीएनए सेगमेंट के ऊपर, है ना, कुछ कुछ सब सेगमेंट्स प्रेजेंट रहना जो साथ में मिल के काम करेंगे टू अचीव ए पार्टिकुलर गोल। सेम है जीन बैटरी मॉडल जो दिया गया था ना यहाँ पे, ये जो बताया है ना, कहाँ गया जीन बैटरी मॉडल, उसी का तरह है ऑपेरॉन सिस्टम। ऑपेरॉन सिस्टम is collection of ठीक है, it is collection of सब genes ठीक है, सब जीन which can work together, ठीक है, जो साथ में काम कर सकता है, ठीक है। which can work together to achieve a goal, particular फाइन। सो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं ऑपेरॉन का। एग्जांपल ऑफ ऑपेरॉन, है ना, लैक्टोज ऑपेरॉन, लैक्टोज ऑपेरॉन दैट इज कॉल्ड लेक ऑपेरॉन, है ना। दूसरा हो जाएगा ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, इसको हम लोग कहेंगे टीआरपी ऑपेरॉन, फाइन। उसके अलावा और भी है अराबिनोज, अराबिनोज ऑपेरॉन, है ना, हिस्टिडीन ऑपेरॉन, हिस्टिडीन ऑपेरॉन है, ठीक है, और भी बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक ना, आर्जिनिन है, ठीक है। ये सब ऑपेरॉन्स हो गए। सर ये सब तो सब डीएन जीन के अंदर है, मतलब क्या ऑपेरॉन? ऑपेरॉन के मान के चलिए कि एक पार्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड को सिंथेसाइज करने वाला डीएनए सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड ऑपेरॉन, है ना। यदि मैं बोलूंगा लैक्टोज ऑपेरॉन, तो लैक्टोज
ठीक ना। लैक्टोज को डिग्रेड करने के लिए जो एंजाइम चाहिए, उसके आसपास जितने भी मददगार वस्तुएं हैं उन सब का सिंथेसिस होना। मतलब लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म में कितने मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ेगी, उन सभी चीजों का सिंथेसाइज होने के लिए जो एक डीएनए सेगमेंट होगा, उस पार्टिकुलर सेगमेंट को हम लोग कहेंगे लैक्टोज ऑपेरॉन, है ना। एंड ऑपेरॉन सिस्टम हम नाम दे रहे हैं ना, एक्चुअली में वो डीएनए के ऊपर प्रेजेंट रहता है। ओके, डीएनए के ऊपर प्रेजेंट रहता है ऑपेरॉन सिस्टम। फाइन, आगे बढ़े, आगे बढ़े, है ना। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं लैक्टोज ऑपेरॉन। ओके, लैक्टोज ऑपेरॉन डिस्कस करने वाले। लेट मी चेक ये शेयरेबल है कि नहीं। लैक्टोज ऑपेरॉन हम स्टार्ट करते हैं अगले पेज से। फाइन, तो ये लेक्चर नंबर कौन था? 12 ना, 13 हम कर रहे हैं, ठीक है। 13 हो जाएगा, ठीक है। 12.6 मैं इसको 13 कर दे रहा हूँ। क्लास कितने बजे तक है? 6:30। देखते हैं लैक्टोज ऑपेरॉन खत्म कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, लैक्टोज ऑपेरॉन which plays role in the metabolism of लैक्टोज, है ना। चलिए बताते हैं हम आपको। लैक्टोज ऑपेरॉन डीएनए का सेगमेंट होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सब देखते जाएंगे क्या क्या है ये। रेगुलेटर, ऑपरेटर, and this is leg Z, leg Y, E। फाइन, कहीं पे प्रेजेंट रहना है ऑपरेटर, प्रमोटर, दिस इज रेगुलेटर, प्रमोटर, रेगुलेटर, है ना। इस तरीके से समझेंगे। सबका प्रोडक्ट ये डीएनए ही है। ये क्या है? डीएनए है ना। दिस इज प्रोमोटर, ये प्रोमोटर है आपके इसके लिए, ठीक ना। रेगुलेटर के लिए प्रोमोटर है। प्रोमोटर सॉरी रेगुलेटर ये जीन है ना। जीन है ये रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन है। फाइन, देखते हैं रेगुलेटर जीन क्या कर रहा है ना। रेगुलेटर जीन एक्चुअली में कुछ प्रोडक्ट बनाएगा यहाँ पे, है ना। दिस जीन synthesizes इनहिबिटर, ठीक है। ये इनहिबिटर या फिर रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा यहाँ पे। synthesizes inhibitor called repressor protein, ठीक है। क्या बनाना है?
रिप्रेसर प्रोटीन बनाना है। फाइन, रिप्रेसर प्रोटीन कुछ इस तरीके से होगा। है ना, ये रिप्रेसर प्रोटीन हुआ। फाइन, आगे देखते हैं क्या है। प्रोमोटर ऑपरेटर, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, है ना, यहाँ पे आके बाइंड करना है क्या, आरएनए पॉलीमरेज। फाइन, देखते हैं लैक्टोज जेड क्या सिंथेसिस करता है। डीएनए है, इससे एमआरएनए बनेगा, है ना, इसका भी एमआरएनए बनेगा और इसका भी एमआरएनए बनना है ना, इसका भी एमआरएनए बनना था। ये जो रेगुलेटर हम यहाँ पे बनाए ना, इसका भी एमआरएनए बनना है। फाइन, एमआरएनए के बाद ट्रांसलेशन होगा और ट्रांसलेशन के बाद बन गया यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन। सर ओ क्या था? ऑपरेटर, ऑपरेटर, ऑपरेटर सिंपली प्रोमोटर को थोड़ा मदद करता है कि अच्छे तरीके से बाइंड हो जाए। ठीक है, सबका एमआरएनए बनना है, तीनों का एमआरएनए बना, है ना। अब यहाँ पे होगा जो एमआरएनए बनने वाला प्रोसेस, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, है ना। अब यहाँ पे होना है ट्रांसलेशन, अब यहाँ पे हुआ ट्रांसलेशन। देखते हैं ट्रांसलेशन के चलते क्या क्या बना यहाँ पे। ओके, लेक्जेड के चलते यहाँ पे एक एंजाइम बनेगा, दैट इज कॉल्ड गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। फिर से रिपीट करें हम, ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। इसके चलते, इस एमआरएनए के चलते एक एंजाइम बनेगा, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, GALACTOSI, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनना है। फाइन, किसके चलते, लेक्जेड के चलते। के चलते क्या बनना है, लैक्टोज परमिएज। सबका फंक्शन बताएंगे हम, ठीक है, लैक्टोज परमिएज बनना है। फाइन, और इसके चलते लेक ए के चलते बनना है यहाँ पे ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप करता है ये, ठीक है, ट्रांस एसिटाइलेज बोलेंगे इसको। ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस है ना, ट्रांस एसिटाइलेज। सबका फंक्शन बता दे रहा हूं मैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फंक्शंस, ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन का पहले जिक्र कर रहा हूं मैं। रिप्रेसर प्रोटीन, है ना, रिप्रेसर प्रोटीन एक प्रकार का इनहिबिटरी प्रोटीन है। इट इज इनहिबिटरी प्रोटीन, ठीक ना, बाइंड्स विथ और बाइंड्स एट promoter region and inhibits and thereby, फॉर एग्जाम्पल प्रोमोटर रीजन पे तो रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड कर दिया, तो क्या वहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा and thereby inhibiting the binding of RNA polymerase, है ना। देखेंगे यहाँ पे RNA पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड करना है ना, प्रोमोटर ऑपरेटर रीजन पे, लेकिन यहाँ पे तो जाके पहले से बाइंड कर रिप्रेसर प्रोटीन, तो रिप्रेसर प्रोटीन यदि बाइंड कर जाएगा इस पार्टिकुलर रीजन पे, polymerase will not get the space to bind with this particular region. तो जब तक आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा तब तक तो ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं, है ना।
तब तक ट्रांसक्रिप्शन नहीं होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया रिप्रेसर प्रोटीन। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज देखते हैं। साइडेज एंजाइम लग रहा है ना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। यस, दिस इज एन एंजाइम। ये एंजाइम लैक्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। फाइन, इट इज एन एंजाइम, an enzyme required to break lactose into glucose and galactose है ना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बाइंड करना है, तोड़ देना है। ये फंक्शन हुआ बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। अभी ये सब सीखते जाओ, आगे बताएंगे इन सब का यूज कहाँ होना है। नेक्स्ट, परमिएज, लैक्टोज परमिएज देखते हैं, है ना। लैक्टोज परमिएज, परमिएज का मतलब है परमिशन देना, है ना। अलाउस द एंट्री ऑफ लैक्टोज इनटू सेल, lactose into bacterial cell. Into bacterial cell. Fine. Next, trans-acetylase. है ना, ट्रांस-एसिटाइलेज का फंक्शन होता है ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप टू डिटॉक्सिफाई समथिंग, है ना। अलाउस, और क्या बोलेंगे इसका, ट्रांसफर एसिटाइल ग्रुप, फॉर डिटॉक्सिफाइंग the टॉक्सिक इफेक्ट। फाइन, बताएंगे कहाँ यूज होना है इसका। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोजोपेरॉन। सो लैक्टोजोपेरॉन इज ए कलेक्शन ऑफ सब जीन्स। ओके, इस जीन के अंदर लैक्टोज को डिग्रेड करने के लिए एंजाइम बनेगा, लैक्टोज को अलाउ करने के लिए एक एंजाइम बन रहा है ना। एक डिटॉक्सिफिकेशन करने वाला एंजाइम बन रहा है और एक रेगुलेटरी एंजाइम बन रहा है, दैट इज कॉल्ड रिप्रेसर प्रोटीन। एंजाइम नहीं, सॉरी, प्रोटीन बन रहा है, दैट इज कॉल्ड रिप्रेसर प्रोटीन। फाइन, ये होता है लैक्टोजोपेरॉन। चलिए, अब हम कंडीशन दे रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन ये है कि बैक्टीरिया के पास, है ना, बैक्टीरिया के पास ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों है। लिसन केयरफुली, लैक्टोजोपेरॉन जो पढ़ रहे हैं वो बैक्टीरिया के केस में होगा। लैक्टोपेरॉन एग्जिस्ट इन बैक्टीरियम, है ना, बैक्टीरिया के अंदर हो रहा है। फाइन, ध्यान से सुनेंगे। बैक्टीरिया के पास दो ऑप्शन है, खाने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए। सो बैक्टीरिया हैज ग्लूकोज एंड लैक्टोज आल्सो। ठीक है, नाउ टेल मी, बैक्टीरिया क्या प्रीफर करेगा? लैक्टोज का इस्तेमाल करना प्रीफर करेगा या ग्लूकोज का इस्तेमाल करना प्रीफर करेगा? थोड़ा सा अपने से दिमाग लगा के बताएंगे। ठीक है, क्या खाना चाहेगा, क्या यूज करना चाहेगा बैक्टीरिया, ग्लूकोज या लैक्टोज? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक ना, बैक्टीरिया ही नहीं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे पहले प्रेफर्ड ना, सबसे पहला प्रेफर्ड सबस्ट्रेट होगा रेस्पिरेशन के लिए ग्लूकोज। हमारे लिए भी, ह्यूमन बीइंग के लिए भी, है ना, हमारे लिए भी पहला प्रेफर्ड सोर्स होगा ग्लूकोज। यदि कोई बोलेगा कि आप भात खा लीजिए, रोटी खा लीजिए या फिर ग्लूकोज खाइए, आई विल गो फॉर ग्लूकोज, है ना। हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, है ना, ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, ग्लूकोज पी लेंगे, तुरंत वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन पे जाएगा, एनर्जी देगा, पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, क्रेब्स साइकिल फॉलो करेगा, तुरंत ज्यादा एनर्जी दे देगा, है ना। इसलिए तो एथलीट्स को इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम लोग नींबू पानी, ग्लूकोज देते हैं,
ना कि हम लोग भात खिलाते हैं उसको या फिर रोटी खिलाते हैं या बर्गर खिलाते हैं, देखे हो ना, इसीलिए। ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे प्रेफर्ड बेस्ट respiratory substrate is glucose. Fine. Glucose, it is the most suitable and preferred source for respiration, है ना, respiration सभी के लिए है। एक चीज ये, दूसरा चीज ये बताओ, अब मान के चलो प्रेफर्ड सोर्स तो हमारा ग्लूकोज है, लेकिन मीडियम में ग्लूकोज है नहीं, आसपास ग्लूकोज है नहीं, तो क्या करेंगे? भूखे मरेंगे या फिर कोई दूसरा अल्टरनेट ढूंढेंगे? दूसरा अल्टरनेट ढूंढेंगे। वेरी गुड, है ना। तो बैक्टीरिया भी दूसरा अल्टरनेट ढूंढता है, तो बैक्टीरिया को दूसरा अल्टरनेट के फॉर्म में लैक्टोज मिलता है ना। नॉर्मली वो चाहेगा कि हम ग्लूकोज ही कंज्यूम करें, लेकिन ग्लूकोज ना रहे तो बैक्टीरिया लैक्टोज का भी इस्तेमाल कर सकता है अपने आप को जीवित रखने के लिए। एंड if the glucose is absent in the medium, then bacteria can follow or can use lactose for respiration। ठीक है, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? समझ में आया ये? आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम कंडीशन को लेके चलते हैं यहाँ पे, जब ग्लूकोज एब्सेंट है या प्रेजेंट है, आप लोग बताओगे किस कंडीशन को लेके चलूं मैं? पहले ग्लूकोज एब्सेंट कर दूं या फिर प्रेजेंट कर दूं? प्रेजेंट कर देता हूं, ठीक ना। केस वन, when glucose is present in the medium, फाइन, जब ग्लूकोज मीडियम में प्रेजेंट है। अच्छा, जब ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो क्या लैक्टोज वाला एंजाइम जरूरी है क्या प्रोड्यूस करना? नहीं ना, नहीं। तो उस समय इस ऑपेरॉन को ऑन होना चाहिए या फिर ऑफ होना चाहिए? वेरी गुड, अरे बहुत साल जिए तुम लोग। ठीक है, वेरी गुड। ओके, व्हेन ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन द मीडियम, है ना। जब ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो भैया हम ग्लूकोज को फॉलो करेंगे ना, लैक्टोज की तरफ तो हम देखेंगे भी नहीं, ताकेंगे भी नहीं, है ना। तो एट दिस कंडीशन, at this point the lactose operon is switched off. Lactose operon is switched off, रहेगा, है ना, बंद रहना है इस कंडीशन में। कैसे बंद रहेगा देखेंगे, ठीक है, देखेंगे कैसे बंद रहना है। ओके, दिस इज रेगुलेटर, जो जरूरत है वही हम बना रहे हैं, ठीक ना। प्रोमोटर है, ऑपरेटर है, लेक जेड है, वाई है और ए है, ठीक ना, यही हम बता रहे हैं। ओके, रेगुलेटर क्या प्रोड्यूस करना है यहाँ पे? रिप्रेसर जीन बनाना है, रिप्रेसर जीन है, फॉर एग्जांपल दिस इज रिप्रेसर प्रोटीन है। फाइन, कैसे बना होगा ये? डायरेक्टली नहीं बना होगा, इस रिप्रेसर जीन ने क्या करा होगा? पहले एमआरएनए बनाया होगा, है ना, और एमआरएनए से ट्रांसलेशन किया होगा, ठीक है, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, यहाँ पे ट्रांसलेशन। फाइन, ओके, रिप्रेसर प्रोटीन बना। अब ये रिप्रेसर
है, free to react. This repressor protein is free to react. So what this repressor protein does, ये repressor protein जाके bind कर जाना है operator region पे, for example यहाँ पे. So ये आके यहाँ पे bind कर जाता है, देखो. ठीक ना, ये हो गया आपका रिप्रेसर प्रोटीन, बाइंड कर गया कहाँ पे, प्रोमोटर ऑपरेटर पे, बाइंड्स एट प्रोमोटर ऑपरेटर. फाइन. अब बताएंगे क्या इसके जगह पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर पाएगा? माय क्वेश्चन इज, क्या इस जगह पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर पाएगा? नो, क्योंकि यहाँ पे तो जगह ठीक रखा है, ब्लॉक कर रखा है इसने, रिप्रेसर प्रोटीन ने. सो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज नहीं बाइंड कर पाएगा. फाइन. जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड ही नहीं कर पाएगा तो ये प्रोसेस आगे की ओर बढ़ेगा ही नहीं. जब आगे की ओर बढ़ेगा ही नहीं, है ना, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, है ना, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज नहीं है. नो ट्रांसक्रिप्शन मींस नो ट्रांसलेशन, है ना, ट्रांसलेशन भी नहीं होना है. तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, लेक ऑपेरॉन इज ऑफ, है ना. यहाँ पे लेक ऑपेरॉन बंद है. और यहाँ पे बंद किसके चलते है? यहाँ पे बंद है कोई प्रोटीन के बाइंडिंग के चलते, है ना. कोई प्रोटीन बाइंड किया, कोई चीज यहाँ पे जाके बाइंड कर रहा है और ये ऑपेरॉन बंद हो गया. तो इस प्रकार के रेगुलेशन को हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली कंट्रोल्ड लेक ऑपेरॉन, है ना. दिस कंडीशन can be called as negatively controlled लेक ऑपेरॉन, है ना. नेगेटिवली कंट्रोल्ड लेक ऑपेरॉन कहेंगे इसको. फाइन. सो ये तो हो गया आपका स्विच ऑफ है यहाँ पे. ठीक है, अगले क्लास में हम बताएंगे, ठीक ना. ओके, अगले क्लास में हम बताएंगे इंड्यूसिबल लेक ऑपेरॉन. सेम चीज है यहाँ पे, लेकिन इसको इंड्यूस किया जा सकता है, इसको स्टार्ट किया जा सकता है, इनिशिएट किया जा सकता है. फाइन. तो कैसे किया जाएगा इनिशिएट इसको, दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. फाइन. कोई डाउट? सर एग्जाम में कहाँ तक आएगा? एग्जाम में कौन सा एग्जाम? कल है ना. टील टॉट लिखा होगा ना वहाँ पे, टील टॉट है ना. तो आज हम जितना पढ़ाए उतना तक आएगा. फाइन. सिर्फ मॉलिक्यूलर बेसिस आ रहा था, 90 क्वेश्चन होगा उसका. मालिक क्या लिखा है सिलेबस में, क्या क्या है? बस यही चैप्टर है और कुछ नहीं है. यही चैप्टर है और कुछ नहीं है ना. तो आज जितना तक किए हैं उतना तक आएगा. फाइन. ओके, और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? सो टुडेस डेट इज हाउ मच, 29 ना. अरे यार गड़बड़ हो गया. 29/08. ठीक है, अगले क्लास में हम डील करेंगे आपको इंड्यूसिबल लेक ऑपेरॉन. ठीक ना, इंड्यूसिबल लेक ऑपेरॉन करते हैं हम लोग. आज 3 पीडीएफ हो गए, 3 हुआ ना. हाँ सर. ठीक है, चलिए तो साइन ऑफ कर रहे हैं, है ना. ओके सर.